प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी को और डीआर सर को मैं थैंक यू कहता हूँ कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि यहाँ पर मुझे बुलाया गया। सो थैंक यू सो मच। और पहले तो मैं सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आगे आप जो जिस जर्नी पे चले हैं उसके लिए। और आप बिल्कुल एक केपेबल और एक बहुत ही जिसको कहेंगे बहुत अच्छे हाथों में है, जो आपको यहाँ पर ऐसी गाइडेंस देंगे, जो ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिससे आप अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इसमें डीआर सर ने पहले भी यहाँ पर जो मुझे बता रहे थे, पहले भी यहाँ की बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो उम्मीद करते हैं आप में से कई लोग, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग कभी ना कभी उन सक्सेस स्टोरीज़ और उन पोस्टर्स का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। तो मैं बस यहाँ पर जैसा कि सर ने कहा कि ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, आप लोगों को पहले ही पता होगा कि 3 स्टेज होते हैं, बहुत लंबा वो होता है। तो वाजिब है किसी भी लंबे प्रोजेक्ट में, और कई बार एक बार में नहीं होता, 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, बड़ी स्वाभाविक बात है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो नेचुरल है उनको फ़ाइट नहीं करना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, कि हम बहुत, आप किसी को अगर कुछ कहते हैं, जैसे मैं जनरली भी बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को मुझे ये हासिल नहीं हुई तो मैं निराश हो गया, तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। ये संभव नहीं है। जिस चीज़ के लिए आपने प्रयास किया है, अगर आपको ना मिले और आपने एक जेन्युइनली मन लगाकर प्रयास किया है और वो ना हासिल हो, तो उसके लिए निराशा होती है, और वो निराशा एक्सपीरियंस भी करनी चाहिए। अगर निराशा नहीं होती है तो कई बार ये भी कारण होता है कि आपने फुल एफर्ट नहीं डाला है, ठीक है ना। बट ये एग्ज़ाम ऐसा है कि कई बार होता है कि आपके बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी आपको नहीं मिलेगा, तो उसके बाद निराशा ज़रूर होगी। कई लोग इंटरव्यू तक पहुंच के इंटरव्यू में नंबर कम आ जाते हैं तो वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो आपने जिस चीज़ के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल इतनी मेहनत की, और उसके बाद आप छोटी सी किसी भी वजह से, शायद कोई गलती भी नहीं रही हो, तो उसकी वजह से आप लिस्ट से बाहर हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो निराशा होगी। लेकिन हमारा असली टेस्ट ये है कि उस निराशा से आगे कैसे बढ़ें, उस निराशा को अपने जीवन में कैसे ना आने दें। कई बार होता है हमारा एग्ज़ाम में होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम के में अगर आपका नहीं हुआ तो आप जीवन नहीं बिताएंगे या आप कोई और काम नहीं करेंगे। तो उस एग्ज़ाम की निराशा को अपने जीवन में ना आने दें। सबसे पहले तो ये सीखें, ठीक है ना। आप एक चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत चीज़ों के लिए हम लोग भी ट्राई करते हैं। इससे पहले यूपीएससी से पहले हम सब, कई लोग आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम देते हैं। अभी मेरा भी आईआईटी जेईई में नहीं हुआ था, मैं सही बता रहा हूँ। तो आईआईटी जेईई में ना हो के अगर हम उसको अपने मन में बैठा लेंगे तो आगे जो आप चीज़ अच्छा कर सकते हो किसी और फील्ड में, किसी और चीज़ में, आप वो भी नहीं कर पाओगे। बहुत वैसी बात है कि आपने ये सोच लिया कि मेरा तो यार कहीं नहीं हो सकता, मेरा तो ये नहीं हुआ, तो ये ना सोचें। हाँ, नहीं हुआ, दुख होगा, बिल्कुल होगा। तो उस चीज़ को, दुख और निराशा को आप उतने तक ही सीमित रखें कि हाँ भाई, इस एग्ज़ाम में मेरा नहीं हुआ, लेकिन आगे मैं जो करूँगा वो मैं अच्छा करूँगा। कई चीज़ें, आप हैबिट्स होती हैं, बहुत आदतें होती हैं जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप सीखते हैं, डेवलप करते हैं, वो भी एक लर्निंग है। आप एक अनुशासित तरीके से पढ़ते हैं, तो वो अनुशासन आप जो भी आगे करेंगे उस चीज़ के लिए, मैं पहले इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम कठिन होने के साथ साथ बहुत वैसा भी है कि बेस्ट एफर्ट के बाद भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को मन में नहीं लगाना है, ठीक है ना। आप लोग देश के युवा हो, आगे जाके आप कंट्रीब्यूशन देना चाहोगे। बेशक ये सर्विस में आना एक देश के और समाज के सेवा के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, आपके मन में है, लेकिन सिर्फ यही रास्ता है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अपने मन से निकाल लीजिए, अपना बेस्ट एफर्ट रखिए। आप सबने वो कहावत सुनी होगी, उसका एक श्लोक भी है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये कहना आसान है, लेकिन इसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। इसके एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल और स्वाभाविक कारण यह है कि आप अगर कर्म की चिंता करते, कर्म ही करेंगे और फल की चिंता किए बिना करेंगे, तो आपका हो सकता है आपको फल भी मिल जाए, और नहीं भी मिलता है तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो आपके आगे दूसरी चीज़ों में काम आएगी। अब चलते हैं एग्ज़ाम की तरफ। अब एग्ज़ाम के लिए बहुत लोग आपको कहेंगे डिसिप्लिन रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन छोटे चीज़ों के लिए बहुत वो है। जैसे अगर कोई आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है, 1 हफ्ते में करके देना है, तो आप उस 1 हफ्ते के लिए डिसिप्लिन या मोटिवेटेड रह सकते हैं। क्या ये वाजिब है कि 3 साल तक कोई मोटिवेटेड रहे? मतलब मैं प्रैक्टिकल चीज़ कह रहा हूँ, मैं बहुत वैसी कह रही, 3 साल तक भी मैं मोटिवेटेड था, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मेरा ऐसा मानना है, 2 चीज़ों के 2 स्तंभ होते हैं, इस चीज़ के 2 पिलर्स हैं, अनुशासन और आदत। जो आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ जो आप दिनचर्या बिता रहे हैं, उसको एक आदत में डालिए। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी एक आदत है कि मुझे ब्रश करना है, मुझे नहाना है, मुझे ये करना है, वो पढ़ाई भी आदत होनी चाहिए। वो आदत जब आप डाल लेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी।
और तभी आपको लगेगा कि जैसे मुझे आज उठना है तो सब लोग लक्ष्मीकांत नाम की किताब जानते हैं? हाँ ठीक है। इंडियन पॉलिटी के लिए वो चीज़ कही जाती है, वो मूल किताब वही है, उसी से पढ़ते हैं। आपने एक आदत डाली हुई है कि आज सुबह आपने एक रूटीन बनाया कि इस हफ्ते का रूटीन ये है, मंडे पॉलिटी को देंगे, ट्यूसडे हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और ऐसे करके आप लोग का अपना जो भी रूटीन होगा उस रूटीन को आपको फॉलो करना है और आदत में डालना है, और वो तभी आएगा जब आप हर रोज़ वो करोगे। मैं इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि मैं यहाँ आके आपको कहूँ कि आपको एक दिन में 16 घंटे पढ़ना है। अब मैं नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि अब 16-18 घंटे बोलने की जगह अब एक दिन में 25-26 घंटे पढ़ना है। मतलब ऐसा कोई सेंस नहीं है इस बात की कि आपको 25-26 घंटे पढ़ना है। इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें। आप एक एग्ज़ाम, आप सभी स्कूल से बाहर हैं, आपने स्कूल में एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो क्या स्कूल के एग्ज़ाम को आप इतना हवा बनाते थे? इतना थोड़ा बहुत डर रहता है और रहना भी चाहिए, उसका डर का भी मैं वो बताऊंगा लॉजिक, लेकिन थोड़ा बहुत डर रहे, इतना डर रहे, इतना वो रहे कि हाँ भाई हम एकदम ही रिलैक्स और कॉम्प्लेसेंट, या जिसको कहेंगे एकदम जो है मतलब बेतरतीब ना हो जाए, जिसको कहें कि भाई यार ये तो एग्ज़ाम तो निकाल ही लेंगे, वो नहीं चाहिए, वो हवा भी, लेकिन हवा भी नहीं बनने देना है। ये एक एग्ज़ाम है जिसको आप एग्ज़ाम की तरह लीजिए। इसका एक सिलेबस है, वो सिलेबस आप लोग सब लोग देख चुके हैं सिलेबस वगैरह, तो उस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें और अपने अंदर जो आप दिनचर्या बिता रहे हैं, आज आप यहाँ पर कोचिंग में आए, कोचिंग के बाद आप जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, ठीक है, रिलैक्स करने के बाद आप पढ़ेंगे, तो ये रूटीन, ये दिनचर्या एक आदत होनी चाहिए आपकी, और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बार बार ये सोच के बैठे रहेंगे कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो उस चीज़ से आपको नर्वसनेस होगी। बेशक ये मन में कुछ सवाल आते हैं, वो नेचुरल हैं, लेकिन इन चीज़ों से ऊपर बढ़ना है। तो आदत और अनुशासन, अनुशासन ही आपका आदत बनाएगा। ये आप अनुशासित हो के अगर दिनचर्या व्यतीत करेंगे, अपने जो है रूटीन फॉलो करेंगे, तो आपकी वो आदत बन जाएगी और धीरे धीरे आपको पता चलेगा ये तो मेहनत नहीं, ये तो मेरा काम है। कई लोग जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो भाई जा ही रहे हैं, वो एक आदत की तरह वहाँ जाके काम कर रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम को भी बिना हवा बनाए अपनी पढ़ाई को एक आदत बनाइए, एक दिनचर्या बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, और अनुशासित ढंग से करेंगे, आपको पता चलेगा इसमें मेहनत है ही नहीं, इसमें मोटिवेशन क्या है। आप जो रोज़ कर रहे हो उसमें आपको मोटिवेशन चाहिए। कोई आपको दिन में, आपके मदर या फादर अगर आप घर पे रह रहे हैं, तो कोई आपको मोटिवेशनल सॉन्ग तो नहीं सुना रहा ना ब्रश करने के लिए, आप खुद ही जा रहे हो, सीधी सी बात है भाई। कोई आपको अरे वो जो कर हर मैदान फतेह नहीं बजा रहा कोई सुबह की जो है कि भाई ब्रश करना है या नाश्ता करना है, वो आपकी हैबिट है। तो इसी तरह ये पढ़ाई भी एक हैबिट है, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है या नहीं होता है, ठीक है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मोटिवेशन 3 साल तक, 2 साल तक नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। और सही मायने में बताऊँ, एग्ज़ाम का काफ़ी सिलेबस बोरिंग है भाई। ये चीज़ें हमें नहीं है आदत पढ़ने की, आगे भी हम बहुत कम हुए, लेकिन अब है तो है, करना है। तो एक तीसरी चीज़, कई लोग आपको ये बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है। फ़ायदा एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपको इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, ठीक है। तो इस चीज़ को मत सोच के बैठिए कि मुझे ये करने से क्या मतलब है। भाई ये मतलब है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये एग्ज़ाम का सिलेबस है, तो इसलिए मुझे क्लियर करना है या पढ़ना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपके अंदर में अगर आ जाएंगी तो ये जर्नी जो ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ी आप अपने हाथ में लेके आसान कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा, इसमें मेरा ये मत है, आगे तो आप लोग को डिसीजन लेना, आप लोग को करना है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसे कर लेंगे और आप देखेंगे, अगर आप अनुशासित ढंग से पढ़ाई करेंगे, तो ये 12, 14, 16 और 25, 26 घंटे पर डे की पढ़ाई जो हो रही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सही मायने में बताऊं, आप 1 साल तक अगर कुछ पढ़ रहे हैं या 2 साल तक पढ़ रहे हैं, तो 6 से 8 घंटे, अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 6 से 8 घंटे डेली पढ़ाई, लेकिन वो डेली होनी चाहिए। डेली 6 से 8 घंटे अनुशासित ढंग से, ऑर्गेनाइज ढंग से पढ़ने का, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे आप, ठीक है। आप किसी प्रोजेक्ट पे या छोटी सी चीज़ पे, अब किसी के घर में शादी होती है, तो शादी के टाइम पे एक अलग माहौल होता है कि शादी में जो तैयारियां करनी होती है, आप 100% ऑफ द टाइम तो उसी माहौल में नहीं रहते हो ना भाई। भाई पॉसिबल ही नहीं है कि अरे ये रह गया, ये छूट गया, बाकी टाइम तो आप रिलैक्स रहते हो ना, बाकी जो आपके बाकी काम है वो कर रहे हो। तो उसी तरह पढ़ाई को भी आप उसी तरह लीजिए, 6 से 8 घंटे की रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। यहाँ पे स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलर है, कि कुछ भी हो जाए मेरी 6 से 8 घंटे की स्टडी रहनी चाहिए, हो जानी चाहिए।
कुछ इवेंट आएंगे भाई, कई घर में इवेंट और फंक्शन होते हैं, उस दिन शायद वो नहीं, लेकिन उस दिन भी आप टाइम निकालिए, 2 से 4 घंटे आप ज़रूर पढ़ लीजिए। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, सिलेबस इसका बहुत बड़ा और बहुत, मैं कहूँगा जनरल स्टडीज़ बहुत वो नहीं है, डिफाइंड नहीं है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। अब ऐसे रैंडम क्वेश्चन आ जाएंगे, या जिसको कहेंगे कि ये मेढक वेस्टर्न घाट्स में मिला था, ये एंडेंजर्ड है कि नहीं है। अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं भाई, हमें पता है नहीं पता है भाई, मेढक को कौन जानता है, लेकिन अब है तो है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हम जितना ज़्यादा वास्ट के साथ साथ उसको जो है हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कर पाएँ, ठीक है। आपका जो बेसिक सिलेबस है, 2 पार्ट होते हैं सिलेबस के, स्टैटिक और डायनेमिक होता है, ठीक है। स्टैटिक आपका सिलेबस है, जो आपकी पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज हैं, वो तो आप पढ़ ही रहे हो। दूसरा आपका जो डायनेमिक पार्ट है वो जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स का है। अब करंट अफेयर्स में मेरा ऐसा मानना है कि न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़िए। न्यूज़पेपर डेली पढ़ने का तरीका यह है कि सिर्फ पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आप नहीं पढ़ पाएंगे 1-2 हफ्ते से ऊपर। और या तो हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस। किसी को यहाँ पे लैंग्वेज वाला कोई इशू है तो वो बता दे, मैं वो भी दूर कर देता हूँ। कोई हिंदी में देना, बताओ। आप में से कई लोग हिंदी में देना चाह रहे होंगे ना, अपने मन से निकाल दीजिए कि आप किसी डिसएडवांटेज पे हैं। हिंदी वाले लोगों ने क्लियर किया है, 13वीं रैंक भी लेके आए हैं। नीरज ये जैन सर थे, अभी यूपी कैडर के ही हैं। और अगर आपको कभी आगे आवश्यकता पड़ती है, मैं आपकी बात भी करा दूंगा। हमारे बैचमेट हैं, गुजरात कैडर के हैं, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, हिंदी से एग्ज़ाम दिया था और वो सक्सीड भी हुए हैं, ठीक है ना। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए कि आपको, आप अगर हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, बेशक एक इशू आता है मटेरियल का, लेकिन कई जगह पे आपको अब हिंदी में भी मटेरियल मिलने लगा है, ठीक है ना। तो ये अपना प्रैक्टिस थोड़ी ज़रूर बना के रखिएगा कि वो वर्ड, वो लिखने का आंसर आपकी हिंदी में आदत रहे, ठीक है ना। लेकिन अपने मन से आज के बाद से ये नहीं सोचना है कि हिंदी में अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं इंग्लिश वालों के मुकाबले में डिसएडवांटेज पे हूँ, ठीक है। आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि देखिए, जो हिंदी वाले हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को अपना एडवांटेज मानिए, अपना एक हथियार मानिए इस एग्ज़ाम में, जो आपको हेल्प करेगा। तो इसको डिसएडवांटेज मत मानिएगा कभी भी कि आप हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। मटेरियल आपको बेशक ऑनलाइन सब मिल जाएगा, और सर भी आपको ऑलमोस्ट सारा मटेरियल दे ही देंगे, ठीक। तो ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ में एक पेन कॉपी लेके रखिए, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छा, पढ़ने और लिखने में क्या फ़र्क है। पढ़ने और लिखने में ये फ़र्क है, अगर मैं ऐसी एक किताब खोल के बैठा हूँ ना, पढ़ रहा हूँ, दिमाग कहीं और चले जाता है थोड़ा टाइम बाद। तो आप शब्द तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं, हमें समझना है। तो समझने का एक तरीका ये है कि मान लीजिए आज का न्यूज़, आज है 29 में, 29 में है, 29 मई का हमने निकाला दैनिक जागरण, ठीक है। दैनिक जागरण खोल के देखा, अच्छा ये आज ऑपरेशन सिंदूर में ये वेपन इस्तेमाल हुए थे, ठीक है ना। और हमारी ये वेपन इस्तेमाल हुए थे, इनसे जो है सफलता प्राप्त हुई थी, इस तरह से हमने बात की। आप पढ़ते रहोगे, आप देखोगे 1-2 पैराग्राफ के बाद अब बस पढ़ रहे हो, आप कुछ समझ तो रहे नहीं, दिमाग में कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा है। उसका तरीका क्या है, एक कॉपी आप निकाल के रखिए, पेन कॉपी निकाल के रखिए, उसमें से आप नोट्स बनाइए। जब भी आप पूरा आर्टिकल देखेंगे ना, पूरा आर्टिकल कभी भी पूरा काम का नहीं होता है, उसमें कुछ ही पार्ट होता है जो काम का है। आपको पता चला कि S-400 नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। उस पूरे आर्टिकल में बहुत चीज़ें दी होंगी कि फलाना जो है ये इशू था। अब जैसे जो राजनीतिक पार्ट है इसका, वो आपका एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं है, लेकिन S-400 क्या है, कहाँ से आया, उसमें फीचर क्या है, हो सकता है एक टाइम पे कितनी मिसाइल छोड़ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो इतना सा पार्ट रहेगा, ठीक है। उस आर्टिकल को आपने पढ़ा, फिर उसको आपने कॉपी में उसको छोटा संक्षिप्त विवरण उसका उतारा, फिर उसको आपको अगले महीने जब रिवाइज करना है तो वो पेपर नहीं पढ़ना आपको अपने वो जो छोटे से नोट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो आपने जो पढ़ा उसने आप, और जब आप पढ़ के उसको उतारोगे तो आप उस आर्टिकल को समझोगे भी, बशर्ते कि आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हो तो आप बस पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग भी ट्यून आउट हो जाता है एक टाइम के बाद। ये नेचुरल है, ये मैं वो कह रहा हूँ जो मैं सब कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि किसी और को मैं खुद भी, मेरे साथ हो चुका है। तो ये जो मैंने अपने आप के लिए बनाया था कि भाई ऐसे तो टाइम वेस्ट भी हो रहा है। और कभी भी ये मत सोचिए कि मैं जितने घंटे कुर्सी पे बैठा हूँ वो पढ़ाई हो रही है।
ठीक है, वो ऐसी कई बार पढ़ाई हो जाती है और मेरे साथ भी होता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अपने आप से आप ट्रूथफुल रहेंगे कि आपने कितनी पढ़ाई की है। आपको अगर डीआर सर पूछेंगे कि ये कर लिया, तो आप सर को झूठ बोल दें, हमें बोल दें, उससे आप किसी का नुकसान अपना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप से ट्रूथफुल लीजिए। आप अगर इस एग्ज़ाम में अगर आप अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना जो है एफर्ट लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ी ऑनेस्टी आप अपने लिए रख सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को झूठ बोल सकते हैं आपके उससे, लेकिन आप उस चीज़ से नहीं छुपेंगे। वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जब आपको पता चलेगा तो फिर सारी बातें बाहर ही आ जाएंगी फिर। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है कि आपने उस न्यूज़पेपर का एक संक्षिप्त विवरण बना लिया है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में करके रखिए। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि जब आप न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी एक तरीके से मेंस की भी तैयारी छोटी मोटी हो रही है कि आपने जो है उसको अपने शब्दों में लिखने का, क्योंकि वहाँ मेंस में तो आपको पूरी चीज़ याद नहीं रहेगी, आपको उसको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो कैसे एक आर्टिकल को अपने शब्दों में लिखा जाए, तो वो उसकी प्रैक्टिस आप शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ तो करंट अफेयर्स का तो ये है, यहाँ आपको कोचिंग से आपको सामान मिलता ही है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में मत घुस जाइए कि मैं इसका भी मंगवा लेता हूँ, उसका भी मंगवा लेता हूँ, इसका, वो आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे। कोई सेंस नहीं है उस बात की। जो आप कर रहे हैं उस पर आस्था रखिए। ठीक है, मोस्टली चीज़ें आपके हाथ में ही आएंगी। और जो आपने स्टैटिक का पोर्शन पढ़ा है, इस बार का पेपर सबने देखा था, प्रीलिम्स का देख लिया ना, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक पे ही आए हैं, जैसे ज्योग्राफी कौन, वो चीज़ें तो आपके हाथ में है भाई, वो तो प्रॉपर जो एक नॉर्मल एग्ज़ाम होता है उसी की तरह की हैं। तो वो आप कर सकते हैं, वो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का कीजिए। करंट अफेयर्स का ये एक तरीका है, न्यूज़पेपर है जो एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ कोचिंग से आपको मिल रहा है, उसको एकदम शिद्दत के साथ पढ़िए। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। दूसरा पार्ट है रिवीजन। मेरा ऐसा मानना है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उसको कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप कोई एक चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं जो आपको एक हफ्ते के बाद उसको एग्ज़ाम है, आप एक ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, आप कम से कम 1000 10,000 चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके 1 साल बाद इस्तेमाल होंगी। तो एक बार में पॉसिबल है कि वो याद रहे? नहीं है ना। तो हमें जब सब चीज़ पता है तो उसको आप एग्जीक्यूट करना है। तीसरी बार पढ़ रहे हैं, जब आप चौथी बार पढ़ रहे हैं, तो कई बार जब लक्ष्मीकांत मेरी ऑलमोस्ट 11वीं 12वीं बार हो चुकी थी, और 11वीं 12वीं बार के बाद मुझे अब ऑलमोस्ट ये हो गया था कि यार इसके बाद ये लिखा जाएगा। वो आपको इसलिए नहीं चाहिए कि आपको रटना है, आपको कई बार लक्ष्मीकांत की जो चीज़ें याद हैं वो आपको मेंस में आंसर लिख के सोच के लिखना पड़ेगा। आपको फैक्ट ही नहीं याद आएगा तो फिर आप आंसर कैसे लिखोगे? लेकिन आपको पास वहाँ मेंस में टाइम नहीं है, आप याद करने में ही टाइम निकालोगे तो फिर कैसे आप वो आंसर नहीं लिख पाओगे? वहाँ पे आपको लगभग 8 से 9 मिनट मिलता है एक आंसर लिखने में, तो आप तो 25-30 सेकेंड ही सोचोगे कि मुझे इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये लिखना है, लेकिन आप उसमें 5 मिनट ये याद कर रहे हो कि अच्छा ये क्या था, वो क्या था, तो आपका 4 मिनट में तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो आपका स्टैटिक पोर्शन का हो। जहाँ तक पानी है, जहाँ तक संभव हो वहाँ पे आप इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, इसमें रटने से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वैसे ही आपको बहुत चीज़ें रटनी है। तो बेहतर यही है कि जो चीज़ें समझी जा सकती हैं वो चीज़ें आप समझ के उसको आप अपने अंदर जो है वो करिए। मेरा एक तरीका तो जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई बार जो होता है कि एग्ज़ाम में की पढ़ाई में हम बोर हो रहे हैं, तो जैसे आपने कोई बुक ली, उदाहरण के तौर पे आजकल हिस्ट्री में कौन सी चल रही है, वो स्पेक्ट्रम वाली है कि स्पेक्ट्रम है? स्पेक्ट्रम है और अलग अलग चलवा रहा है, जैसे एनसी हैंड में वो है हैंड श्री वाली, सतीश चंद्रा, ठीक। एल ग्रोवर। तो स्पेक्ट्रम, मान लीजिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, आपने ट्यूसडे का दिन या वेडनेसडे थर्सडे का दिन आपने स्पेक्ट्रम के लिए दिया हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि हम कुर्सी पे बैठे हैं तो सारे टाइम वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। एक तरीका है कि आप कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है और बहुत बेवकूफ़ी वाला भी शायद लगेगा, बट मेरे लिए काम किया था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप पेज का टारगेट बना लीजिए, और उस पेज के टारगेट में आप, जैसे आज मुझे ये मिल गया कि मैं 1 से लेकर 25 पेज या रोज़ 25 पेज ज़रूर इस किताब के ख़त्म कर दूंगा। आपके दिमाग में जब 25 पेज का टारगेट रहेगा तो
उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है। तो आप जब समझ ले रहोगे तो फिर समझने की कोशिश करोगे, तो जितना टाइम आप बैठ रहे हो तो मैक्सिमम टाइम आपका उस पढ़ाई का 6 से 8 घंटे वो सदुपयोग में जाएगा, ना कि कुर्सी पे बैठे रहने में जाएगा। तो इस तरह से आप टारगेट बना के रखोगे, आप देखोगे धीरे धीरे। और ये जो तरीके हैं ना, इनका रिजल्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने में नहीं, आप रिजल्ट देखोगे 6 से 8 महीने में। 6 से 8 महीने में जब आपको पता चलेगा कि एक एक चीज़ आपको पता है, आपने रिवाइज़ किया हुआ है, आपने सब चीज़ ऑर्गेनाइज़ की हुई है, और आप देखोगे ये चीज़ें आदत बनाना भी बहुत आसान है। और यही आपका डिसिप्लिन है कि मैंने जो डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन यही तो है कि जो चीज़ हमने अपने लिए रूटीन बनाया उसको हम डेली फॉलो कर रहे हैं। और क्या होता है डिसिप्लिन? मोटिवेशन और इंस्पिरेशन और ये सब अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आपके में अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप ये डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके आगे की जर्नी डिसिप्लिन और हैबिट की है, मतलब अनुशासन और आदत की है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम लंबा है, ये यूनिट टेस्ट नहीं है स्कूल का कि जो है हम 1 हफ्ते की पढ़ाई करके जो है वो कर लेंगे। तो चीज़ों को अपने लिए वैसे ही मुश्किल हैं, तो अपने लिए आसान बनाने का तरीका यही है। और बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसा कि कप्तान साहब जब यहाँ पर आए थे तो सर भी यही बोल के गए थे, इस एग्ज़ाम को अपने जैसे नहीं हुआ तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको अपने एंड ऑफ द लाइफ मत मान लीजिएगा कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जब आपका हो गया तो और आपने ये सोच लिया कि अब तो मेरा काम ख़त्म, तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ में आपको आगे चल के भी जो आदतें आपने सीखी हैं, बहुत वाजिब है कि इतनी मेहनत के बाद सबको मन करता है कि हम रिलैक्स कर जाएं, वो कर जाएं, लेकिन आपको यहाँ पर भी अपनी पहचान बनानी है सर्विस में आकर, ठीक है। मैं वो बाद की बात है, लेकिन मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप बोलिए अभी आप लोग इम्प्रेशनेबल हैं, अभी आप लोग वो हैं। कई बार लोग सर्विस में आके सोचते हैं कि अब तो सब हो गया, अब तो क्या दिक्कत है, लेकिन ये थॉट प्रोसेस नहीं रखनी है। आपको ये रखना है कि अब मुझे यहाँ भी अच्छा करना है। तो जो आदतें मैंने अनुशासन, हैबिट और वो सब जो मैंने सीखा था या कल्टीवेट किया था मैंने, तो वो यहाँ भी रखना है। प्रोफेशनल आप ऑफिसर रहेंगे या प्रोफेशनल आप काम करेंगे, आप सब जगह और सब लोगों से अप्रिशिएट किए जाएंगे, और वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मूल बात की एक बात, आप ऑनेस्ट रहिए, ऑर्गेनाइज रहिए, डिसिप्लिन रहिए, और आप देखेंगे कि आप एग्ज़ाम में, तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग सेलेक्ट हों, लेकिन आप अगर इस तरह से आप अपनी मानसिक सोच रखेंगे तो अगर आपका नहीं भी होगा, भाई यही तो बुरा, इस जर्नी में सबसे बुरा क्या हो सकता है कि नहीं हुआ भाई। लेकिन कई बार होता है, ये मैं एक चीज़ ये आखिरी में ये बोलूँगा कि कई लोग अंदर, आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की थी, ठीक है। वो कोई और ना आपके पेरेंट्स, ना आपके टीचर्स, ना कुछ बना सकता है। लेकिन अगर ऑनेस्ट हैं तो ये असेसमेंट आप खुद दे सकते हैं कि मैंने सब पूरी मेहनत की थी और मेरा तब भी नहीं हुआ, ठीक है। आप उस स्टेज पर आ जाइए कि मैंने अब सब कुछ किया। कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती भाई। आपके मेंस में एथिक्स और ऐसे पेपर हैं कि कई बार नहीं मिलते नंबर, मेरे साथ हो चुका है। 80 नंबर आए थे 2 ऐसे मिला के मेरे 200-250 में, फिर भी किसी तरह इंटरव्यू हो गया था, लेकिन आपके 80 नंबर के बाद आपको ज़्यादा चांस है नहीं लिस्ट में, तो उस बार लिस्ट में भी नाम नहीं आया। कई लोगों का इंटरव्यू में आपके अच्छे नंबर आए हुए हैं, मेंस में आपको इंटरव्यू में कम नंबर दे दिए। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अपने मन से बोल दिया और सामने वाले को नहीं अच्छा लगा। तो ये चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं है ना भाई, लेकिन आप इंटरव्यू तक पहुँचे, आपने वहाँ मेंस क्लियर किया, सब चीज़ किया, आपकी पढ़ाई अच्छी थी, आपने पूरे साल मेहनत की थी। तो ये चीज़ें आप जानते हो, आप असली तरीके से जान सकते हो, या आप असेसमेंट कर सकते हो, आंकलन आप कर सकते हो। तो जब तक आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो कि ये अटेम्प्ट में मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया था और मैंने ये अटेम्प्ट में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, वही आपकी असली जीत है, वही आपकी असली वो है। इससे ज़्यादा आप इस एग्ज़ाम में या किसी भी चीज़ में कई बार बहुत चीज़ों में नहीं कर सकते हो। एफ़र्ट आपका पूरा होना चाहिए। इसीलिए कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। क्यों? क्योंकि आप अगर फल की चिंता करते रहेंगे तो आप अपने कर्म से भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और कई बार आप कर्म करते रहेंगे, देखेंगे आप एकदम जो है स्मूथली आपका एक दिन लिस्ट आएगी और उसमें आपका नाम हो गया, ठीक है। तो यही मैं अपनी चीज़ों को, और बाकी चीज़ें तो आप बहुत केपेबल हैंड्स में हैं। यहाँ पे पहले भी बहुत सारे सीनियर्स भी आ चुके हैं, हमारे बैचमेट भी आए हैं, जूनियर्स भी आए हैं, तो कई लोग आपको सिखाते रहेंगे, सही चीज़ बताते रहेंगे। तो
अब और कोई एक स्ट्रैटेजी ये मत सोच लिएगा कि ये ऐसे पढ़ता है तो मैं भी वैसे ही पढ़ूंगा। अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे जितने अगर 20 से 25 बच्चे हैं तो 20 से 25 स्ट्रैटेजी बन सकती हैं, और उन 20 से 25 स्ट्रैटेजी से भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप ये सोच लीजिए, आप पुराने स्पीच निकाल के देख लीजिए यूट्यूब पे, दिल्ली के भी इंस्टीट्यूट्स की स्पीच है, हर टॉपर अलग स्ट्रैटेजी ही तो बता रहा है। सक्सेसफुल कौन हो रहा है? सक्सेसफुल इस एग्ज़ाम में वो हो रहा है जिसने इस बात का कॉन्फिडेंस रखा कि मैं जो स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ उससे रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट क्या है? आपके प्रीलिम्स में आपने जब एक और चीज़, टेस्ट, हाँ, टेस्ट सीरीज से बचना नहीं है। 25 नंबर आएंगे 200 में से 30 नंबर आएंगे, यही होगा ना। यहाँ आना बेहतर है रैदर की मेन में आए। जब आपको 25 से 30 नंबर आएंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि मेरी क्या गलती है। आप अगर यहाँ पर जो है उन टेस्ट सीरीज से बचेंगे तो आपको सडनली मुंह पर बम फूटेगा यूपीएससी प्रीलिम्स के दिन कि वहाँ 25 से 30 नंबर आए हैं, कि भाई हम तो पढ़ रहे थे लेकिन पढ़ाई दूसरी दिशा में हो रही थी, पेपर किसी और दिशा में बन रहे थे। तो यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है, मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। उससे आपका डर भी खत्म होगा टेस्ट सीरीज का। वो डर खत्म होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत डर रहना ज़रूरी है, जिससे कि आप जो है, मैंने बताया, ओवर कॉन्फिडेंट और कॉम्प्लेसेंट ना हो। लेकिन इतना डर नहीं रहना चाहिए कि मैं टेस्ट सीरीज दे दूंगा मेरे नंबर कम आ जाएंगे। भाई आपको अपनी तैयारी की दिशा पता चलेगी। यहाँ आपके भाई यहाँ पे सपोज आपने टॉप कर लिया, आपके आ गए 120 130, आपके आ गए 25, तो यहीं तो है ना यहाँ पे कि अरे कैसे बताऊँ, अरे बता दो भाई, क्या हो जाएगा। मेरे 10 नंबर आए थे एक टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है, 2 साल प्रिपेयर कर चुका था, मैं इंटरव्यू पास किया हुआ बच्चा था, ठीक है, मेरे 10 नंबर आए थे प्रीलिम्स में। यार मैं 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया था। ये चीज़ों से आप जब तक घबराएंगे, डरेंगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग पर उतनी हावी होंगी। लेकिन आप नहीं डराएंगे, घबराएंगे, 10 से 15 नंबर यहाँ आना बेहतर है। और आप देखेंगे कई बार लोग जो शुरू शुरू में गंदा कर रहे होते हैं, उनके मन में एक वो जागती है कि भाई मेरी तैयारी कहाँ जा रही है। उस तैयारी को सही दिशा में लाना, उस तैयारी में फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके नंबर खुद ही बढ़ते जाएंगे, और फिर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एक टेस्ट सीरीज़ की तरह ही लगने लगेगा। वही तो चाहते हैं ना आप, कि यूपीएससी प्रीलिम्स का हवा ना बने यूपीएससी। और यही आदत आपको मेंस में भी रखनी है। जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने आप वो कर सकते हैं, उससे वो डर खत्म होता है, आप डिसेंसिटाइज होते हैं। तो मेरी यही आपके बेस्ट विशेज़ हैं। आप लोग सब आगे, आप लोग आगे जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग सेलेक्ट हों, और अगर नहीं भी होते हैं तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे सब अच्छा करेंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम को अपनी लाइफ मत बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सर, वाकई में आपने बहुत कम समय में और पूरे जीवन का सार दे दिया। आपने प्रीलिमिनरी परीक्षा से लेकर इंटरव्यू की परीक्षा तक किस तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है, वाकई में गजब के आंसर दिए हैं आपने। और सबसे अच्छी बात यह है एसपी सर कि आपके मुखार बिंदु से जो सक्सेस होने के टिप्स निकले हैं, इसमें वो बच्चे हैं जो किसानों के बच्चे हैं, यहाँ मजदूरों के बच्चे भी बैठे हुए हैं। मैं एक इंट्रो कराऊंगा, ऐसे ऐसे बच्चे सपने लेके प्रतिष्ठा IAS अकेडमी में आए हैं, जो वाकई में बड़े संघर्ष करके अपने रास्ते को तय कर रहे हैं। गजाला खान खड़ी हो जाइए। ये गजाला खान है, छर्रा से, अतरौली से आती हैं। इनके अब्बू यानी इनके डैडी सर बूरा जो होता है बूरा बनाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं। इनके घर के ये सपना देखते हैं कि हमारी बेटी IAS बनेगी। तो आज प्रतिष्ठा IAS अकेडमी में आप आए हैं। मैं छात्रों की तरफ से और इस एकेडमी के परिवार की तरफ से आपको दिल से बधाई देता हूं कि आपने हमारे छात्रों को वाकई में एक गागर में सागर भर दिया है। आपने सबसे अच्छी बात वो बताई कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र या डेडिकेट होकर तैयारी करता है और वो सक्सेस भी नहीं होता है, तो उसकी तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी। इससे मुझे लग रहा है इनके अंदर ऊर्जा का संचार हो गया जबरदस्त वाला। और आपको देखकर आपके चेहरे को इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्योंकि आपने देखिए वो बातें भी बताई जो बिल्कुल लो लेवल की थी, वो बातें भी बताई जो सक्सेस से ऊपर की बातें थी। आपने बताया कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, एक बार मेरे 10 नंबर ही आए टेस्ट सीरीज में। आपने टेस्ट सीरीज की वैल्यू भी बताई। आपने सबसे अच्छी बात बताई कि यदि परीक्षा से पहले आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपका मूल्यांकन पहले ही हो जाएगा कि हम किस सिचुएशन में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब।
हमारे बच्चों ने हमसे पहले कहा था कि कुछ क्वेश्चंस और पूछना चाहेंगे। वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया नहीं, है, पूछ लें कोई दिक्कत लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की भावना को ठेस न पहुंचे। हमारे छात्र बड़ी उम्मीद लेके बैठे हैं और जनरली क्वेश्चन है, जी जी उनको बिल्कुल। मजा आएगा आपके साथ बात करने में। नहीं, बिल्कुल पूछ लें। ये जानना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ में कि इसका आंसर और कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपने सारे सॉल्यूशन के साथ में आंसर दे दिया है। तो ज्यादा नहीं, 2-4 बच्चे ही पूछेंगे और उसके बाद में इनकी एक चॉइस और है कि आपके साथ ये सेल्फी भी लेना चाहेंगे कैंपस में। कोई बात तो दोनों ही इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सबने यस कर दिया है, ठीक है। इसमें सर मुझे तब और अच्छा लगता है जब ये मैंने एकेडमी 2008 में खोली थी। तो सर 2008 में मैं आपसे भी पतला था, आप तब भी पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है। लोग यहाँ जब मुझसे मिलने आते तो ये कहते थे कि डायरेक्टर DR यादव जी से मिलवा दीजिए, तो मैं कहता था मैं ही हूँ सर। मुझे मानते ही नहीं थे कि तुम डायरेक्टर हो सकते हो, मुझे बहुत कुछ बताना पड़ता था तब वो मानते थे। और ये कहते थे कल का लड़का IAS की अकेडमी चलाएगा, लेकिन मेरे अंदर जज्बा था, मैं शुरू से ही IAS बनना चाहता था। लेकिन मैंने नेगेटिव नहीं सोचा, मुझे मेरे मन में ये विचार पैदा होते हैं कि मैं IAS नहीं बना तो क्या हुआ, मैं IAS बनाऊंगा यहाँ से। और अलीगढ़ से आज IAS बनना है हमारे यहाँ से 78 रैंक 31 में। मैंने बताया अभी देखिए ये सृष्टि सिंह जी हैं, ये आसाम में हैं और क्लास में भी आना उनको, ये कासमपुर है सर, वहां से IAS हुई है, ये कासमपुर की रहने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि डेडिकेट होकर लेबर किया जाए तो आप सृष्टि सिंह की तरह आप भी बन सकती हो, आप देवेंद्र चौधरी की तरह आप भी सक्सेस हो सकते हो। यानी आपने इन बच्चों को वो दिया है कि हारना नहीं है, आपने सिखा दिया कि डर के आगे जीत है। तो मैं आपके लिए एक शेर अर्पण कर रहा हूं, तो हो जाए, इरशाद हो जाए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। वाकई में मृगांक सर आपने जो हौसला दिया है हमारे छात्रों को, वो तब तक काम आएगा जब तक ये सक्सेस नहीं हो जाते। और आपने वाकई में हौसला के साथ बात की है, बड़ी पकड़ के बात की है, क्योंकि आजकल मैंने ये देखा जब छात्र फेल हो जाता है तो उसके मन में नेगेटिव विचार पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमको लगता है इस हॉल में बैठे हुए प्रतिष्ठा IAS अकेडमी के छात्रों में अब नेगेटिविटी नहीं आएगी। बताओ हाथ उठा के आएगी? चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, पहले आप खड़े हो जाइए। ये सर रजनीश हमारा स्टूडेंट है, हाँ। और इसने IAS की तैयारी कर रहा है और पढ़ते पढ़ते इसने सफलता भी हासिल कर ली है, सरकारी नौकरी भी ले ली है। अच्छा, चलो बधाई हो। लेकिन इसने अभी सपने अपने तोड़े नहीं है कि मुझे PCS निकालना है। तो इनका एक सवाल है सर। जी जी, थैंक यू। कुर्सी ले लो। हाँ, जय हिंद। हाँ कहाँ हो ड्यूटी पे? PAC में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक। देखो जो आवाज़ आ रही है पीछे से? हाँ देखो यार, मेंस का जो आंसर है ना उसका एक कोई तरीका नहीं है, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कई बार जो है अब जैसे लास्ट में क्वेश्चन के क्रिटिकली लिखा है, क्रिटिकली एनालाइज, जिसको आप इसका जो है विश्लेषण कीजिए कि इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो वो सोच विचार वैसे करो, चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करो कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया अभी जो वर्तमान में चल रहा है, या ऑपरेशन सिंदूर के में तो ऐसा नहीं बनेगा सवाल। एग्जांपल दे रहे हैं सर कि ऐसी घटना होती है तो वहाँ कैसे लिखना है। तो अगर मान लो चलो ऑपरेशन सिंदूर ही ले लो। ऑपरेशन सिंदूर पे मान लीजिए आपको ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जो स्टैंड था ये इंटरनेशनली या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे जो है देखा गया, इसको जो है क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो अभी तुम ना फैक्चुअल सोच रहे हो कि टिक मारने वाले आंसर की तरह सोच रहे हो, ठीक है।
अब इस दिशा में सोचना शुरू करो। इसमें अब तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों आगे बढ़ना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ तुम्हें लिखना है, और तुमको कोई जो उसमें लिख रहे हो ना, वहाँ रटे हुए आंसर नहीं आ सकते। उसमें तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, ये सोच विचार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुम अगर उसको अपने उसमें शब्दों में उतारोगे तो तुम कुछ सोच के ही उतारोगे। कि मान लो आज मैंने ये पढ़ा कि IMF ने पाकिस्तान को 1 बिलियन दिया, या जितना भी दिया था, तो उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो तुम सोचो। तुम अगर सोचोगे कि कैसे, क्यों पाकिस्तान को IMF ने 1 बिलियन दे दिया, जब जो है पहले ही इतना कुछ हो चुका था, तो उनको नहीं देना चाहिए था, ये नहीं देना चाहिए था। जब तुम इस दिशा में सोचोगे और अब तुम्हें आंसर लिखना है, तो तुम उसके कारण भी सोचना शुरू कर दोगे। तो वो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और वो तब चेंज होगा जब तुम, अब एडिटोरियल हो गया दैनिक जागरण में, जब एक पेज आता है जिसमें व्यूज़ लिखे होते हैं। अभी तुम न्यूज़ पढ़ रहे हो, अब तुम व्यूज़ पढ़ो। व्यूज़ मतलब कि उनका मत क्या है, उनका मंतव्य क्या है इस चीज़ को लेकर, या उनकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है। जब तुम वो पढ़ना शुरू करोगे और बार बार पढ़ोगे, महीनों तक पढ़ते रहोगे, तो हर एक विषय पर तुम्हें लिखने की आदत हो जाएगी। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कोई नया पैक्ट होगा, कोई प्रोटोकॉल साइन होगा, ठीक है। तो जब तुम वो वाला पेज अब जो है उसको जो है, और उसको भी जब पढ़ो तो अपने शब्दों में उतारो, और ऐसा आंसर लिखोगे तुम कि जो है जिसके तुम्हें कारण मिले कि तुम क्यों इस चीज़ को सपोर्ट करते हो, क्यों किसी चीज़ को अपोज करते हो, या क्या क्यों तुम ये सोचते हो। अभी तुम क्या पे हो, अभी तुम्हें क्यों पे आना है और कैसे पे सोचना है, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो अब जो एडिटोरियल वाला पेज है ना, वो ध्यान से पढ़ना शुरू करो, ठीक है थैंक यू सर, आपने बड़े विस्तार से कि किस तरीके से क्वेश्चंस लिखना है मुख्य परीक्षा का। उसी प्रोसेस में अगला क्वेश्चन है संचिका गुप्ता, खड़ी हो जाइए। सर, इनके सामने एक बड़ी परिस्थिति है, ये भी न्यूज फ्रेंड्स हमारी, कि इन्होंने PMT की तैयारी की थी, इनके 2 साल खराब हो गए। पिताजी का सपना है कि अभी इस सेक्टर में एक अपना मिनट, तैयारी कोई ख़राब नहीं हुए, आपने एफर्ट दिया था, ठीक है। बहुत चीज़ें हम एफर्ट देते हैं, नहीं होता है, तो कोई ख़राब नहीं हुआ है, देखिए ठीक है। शुरुआत कितनी अच्छी की है, जो आपने तैयारी की थी वो बेकार नहीं गई है। अब तो खुश हो ना, सक्सेस कैंडिडेट के मुखार बिंदु से आपको आंसर मिल रहा है। तो बोलिए क्या प्रश्न है आपका। देखो यार, कोई भी चीज़ आप, इसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं। इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, और जनरल स्टडीज़ है। अब क्या होता है, प्रीलिम्स या मेंस या जो भी आप 4 या 6 पेपर टोटल दे रहे हो, और जो भी आपका ऑप्शनल है, हमें नहीं पता कि किस पोर्शन पे ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी चीज़ पे देखो यार, हमारा किसी ना किसी एरिया में इंटरेस्ट हो ही जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो ये ना हो जाए कि हम जिस एरिया में इंटरेस्ट आया उसी को पढ़ते चले गए और बाकी एरिया इग्नोर हो गए। ये बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट एरिया मान लीजिए पॉलिटी है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इसमें आपको इंटरेस्ट हो गया, और जिस साल आपने एग्ज़ाम देना था उस साल उससे आया ही नहीं क्वेश्चन, बाकी एरिया से क्वेश्चन आ गए। तो ये तो कोई फिक्स नहीं है ना कि भाई इसी एरिया से। तो जो भी आप पढ़ें, सब चीज़ ऑलमोस्ट बराबर बराबर में पढ़ें। ऑफ कोर्स आपका एक एरिया तो स्ट्रांग निकल के आएगा ही, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट वाली चीज़ें हमेशा याद भी रहेंगी। शायद आपको ज्योग्राफी अगर आपको पसंद नहीं है तो वो आपको 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा और वो चीज़ याद होगी। इंटरेस्ट वाला एरिया अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको तैयारी हर एक सेगमेंट की रखनी पड़ेगी कि अगर इससे भी क्वेश्चन आ गया तो मान लीजिए जिस साल प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, एक साल आपका इंटरेस्ट वाला एरिया पॉलिटी का है, उस साल पॉलिटी से मान लीजिए 14 से 15 क्वेश्चन आ गए, आपने 12 से 14 उसमें से अटेम्प्ट किए, जिसमें से 10 से 12 सही भी हो गए, तो ये एक अच्छा रेशियो है। उस साल जो है, उस साल लेकिन आपने जिससे दूसरे अटेम्प्ट किया उसमें पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आए, जिसमें से एक बहुत ही टफ आ गया, तो हो सकता है यार आपके इंटरेस्ट एरिया में भी बहुत टफ आ गया तो आपने नहीं किया। लेकिन ज्योग्राफी जो आपका इंटरेस्ट एरिया नहीं था, आपने नहीं पढ़ा, उससे 15-16 क्वेश्चन आ गए, तो आपका नुकसान ही हो गया। तो जब आपका मान लीजिए ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इंटरेस्ट फील्ड में आप 10 से 12 क्वेश्चन सही कर रहे हो, नॉन इंटरेस्ट फील्ड में आप 6 से 8 कर दोगे, ठीक है ना, लेकिन आप 2 से 3 या 1 से 2 वाली श्रेणी में नहीं रहोगे। तो जो भी करो आप ऑलमोस्ट सब बराबर करो, ठीक है। ज्योग्राफी कोई भी एरिया को इग्नोर मत कीजिएगा,
ठीक है ना। तो सब चीज़ बराबर, और आप शेड्यूल और रूटीन बना के करेंगे तो आप कोई चीज़ इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर, आपने कुल मिला के पूरी प्रोसेस का ये बताया कि कोई भी तैयारी का शॉर्टकट नहीं होता। आपने कोई पोर्शन छोड़ा और उसी से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए सर, तो आपने सर बहुत स्ट्रिक्टेड आंसर दिया है। सर अगला सवाल है ज्योति चौधरी, ये सर फौजी की बेटी है और यूपीएससी में इनको आना बड़ा टफ था, बड़ी सिचुएशन चैलेंजेस थे इनके सामने। आपने देखा है फौजी का सोच थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन मैं इनकी मम्मी से मिला, पापा से फोन पर बात हुई, तो उनका यही कहना था कि सर इतना ही समय देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो आज बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो इनका एक सवाल है सर, क्योंकि फौजी की बेटी भी आईएएस बनेगी तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? सर मेरे साथ ना ऐसा होता है एक्चुअली में, जब मैं मतलब पीवाईक्यूज कर रही होती हूँ या फिर मैं टेस्ट सीरीज दे रही होती हूँ, तो मैं सारे क्वेश्चन में मतलब अपना टिक लगा देती हूँ, मतलब आंसर दे देती हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, वो काट देती हूँ और फिर मतलब मैं दोबारा लगा देती हूँ। तो वो एक्चुअल में वो मेरा जो पहले लगाया था वो सही होता है, और जो मैं बाद में लगाती हूँ गलत हो जाता है। तो मैं मतलब खुद को रोक नहीं पाती मतलब उस चीज़ को करने से, तो उस चीज़ के बारे में। तो इसमें रटा रटाए जवाब सुनोगे कि असली जवाब सुनोगे? ये तैयारी की कमी है, ठीक है ना, ये तैयारी की कमी है। मैं आज से आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग, लंदन। इसमें आपने तुरंत बता दिया ना, इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ ना। तो आप जब तैयारी में श्योर रहोगे तो ये कंफ्यूजन भी अपने आप चले जाएगा, ठीक है। बहुत ये अच्छा। कंफ्यूजन आपको, ये आपने कब तैयारी शुरू की है? सर 7 महीने हो गए। हैं? तो अभी बहुत कम है, ठीक है ना, लेकिन 7 महीने हो गए। ये आप सोच लीजिए, जब आपको कंफ्यूजन हो रहा है मतलब आपकी तैयारी में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। और वो होता है, ये भी मेरे साथ हो चुका है। आप जिस चीज़ के बारे में श्योर हो तो आप दूसरे 3 ऑप्शन देखोगे नहीं ना। आपने सोचा मॉस्को, बीजिंग और लंदन के बारे में? नहीं सोचा ना। तो यही चीज़ वहाँ पे भी है। आप दूसरे ऑप्शन इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि हो सकता है ये भी हो। वो ऑप्शन ही ख़त्म कर दो ना। जब आप और उससे पढ़ोगे और उससे स्ट्रॉन्ग आपका रिवीजन रहेगा तो आपको याद रहेगा कि ये जो है, मान लीजिए उसे प्रीलिम से ही बता देते हैं। हिमालय 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, कुछ ऐसे ही तो है। हाँ, तो हिमालय 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उस 3 पार्ट के नाम हैं। अब उन 3 पार्ट के नाम आपको याद रहेंगे तो आप बाकी 3 ऑप्शन नहीं देखोगे ना, आप तुरंत देखते ही टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो उस चीज़ में देखो कि आप अपनी तैयारी जो, और ये कुछ ही एरियाज़ में हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन में तो नहीं हो रहा, कुछ क्वेश्चन में हो रहा है, तो मतलब वो एरिया में आपको थोड़ा और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। आप 1-2 महीने उस एरिया में एफर्ट डाल के देखो, अपने आप ये चले जाएगा। थैंक यू सर, आपने बताया कि 100% किसी भी चीज के प्रति श्योर रहना है, आपके लिए डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगला सवाल है सर कैक्सा खान, ये आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। कैक्सा जी, स्ट्रेटजी जैसे आपने बताया कि स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, पर डे हर सब्जेक्ट को देना है या मतलब ऑल्टरनेट डेज दे सकते हैं, मंडे मैंने हिस्ट्री दे दिया, ट्यूसडे मैंने ज्योग्राफी दे दिया, पॉलिटिक्स। ये की प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने कहा ना, इस रूम में अगर 25 से 30 बच्चे हैं तो 25 से 30 स्ट्रेटेजी हैं। आप मुझे देखो यार, ये पूछना है। मेरा ये स्ट्रेटेजी था जो मैंने शुरू में बताया था, सभी चीज़ बराबर से पढ़नी है। नहीं, पर डे नहीं यार, मेरे कुछ एरिया में स्ट्रेंथ होगी तो मैं उसमें क्यों ज़्यादा टाइम दूं? अरे मैं, हाँ, तो आपको पढ़ के ही तो पता चलेगा ना कि मैं, अगर आपने जैसे इकोनॉमिक्स और जितने भी 6-7 करंट अफेयर्स के साथ साथ पढ़ा आपने, अब आपको पता चल गया कि यार मैं पॉलिटी जब पढ़ रही हूँ तो मेरे को तो एक ही बार में याद हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको टाइम नहीं देना है। अब आपको हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री में आपको टाइम लग रहा है कि इस राजा के बाद ये राजा, इस राजा की ये टैक्सेशन सिस्टम और तमाम चीज़ें जो फलाना ढिंकाना होती, तो आपको उसमें जो है एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। आप, अगर मैं आपको ऐसे बता दूं कि मंडे भी हिस्ट्री, ट्यूसडे भी हिस्ट्री और इस दिन ये, तो आप अपने आप तो सोचोगे ही नहीं कि आपको क्या चीज़ में ज़्यादा एफर्ट डालना है। मूल आधार इसका ये है कि कोई भी चीज़ छूटे ना। और जैसे मान लीजिए आप, अगर जैसे आप चाह ही रहे हो कि मैं आपको ये बताऊं, मेरे हिसाब से एक हफ्ते में एक चीज़ तो एक बार मिनिमम कवर हो ही जानी चाहिए। वेरी गुड। आप कोई चीज़ ये मत सोच के छोड़ दीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पॉर्टेंट, ये आपको एग्ज़ाम के दिन ही पता चलता है, ये आप पहले से गेस नहीं कर पाओगे।
लेकिन आप प्रिपेयर्ड ही नहीं रहोगे ये सोच के कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था और वो इंपॉर्टेंट हो गया उस दिन। जैसे मैंने बताया 14 से 16 क्वेश्चन आ गए ज्योग्राफी में और आपने ये सोच के, हाँ, आप पढ़ के गए पॉलिटी के, आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद हैं, उसकी सारी हिस्ट्री याद है, वो काम ही नहीं आएगा ना। आप यानी ऐसे- एसपी सर ने टीचर की हैसियत से ये आंसर दिया है कंक्लूजन कि एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से निपटाइए, सारी चीजों को एक साथ करोगे तो नहीं हो सकती। स्ट्रेटजी आपको सेल्फ तैयार करनी है, किसी के कहने से नहीं हो सकती। ये आपको तय करना है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, तो इंटरेस्ट आपको सेल्फ डेवलप करना है। थैंक यू। और अगला सवाल है मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा कि ये मटेरियल भी ले लिया, बिल्कुल। वो मटेरियल भी ले लिया। मटेरियल पर्याप्त है, थोड़ा बहुत जो आपको लग रहा है कि आपको ऑनलाइन है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन इससे ये नहीं कि मैंने तमाम इसकी कोचिंग का भी मंगवा लिया, Very उसकी good. कोचिंग का भी मंगवा लिया, वो आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे। और अब देखिए इसमें कोई एक सिलेबस तो है नहीं। कोई कैट का एग्ज़ाम जानता है जो IIM का होता है? Yes, sir. कैट का एग्ज़ाम एक मुश्त सिलेबस है उसमें, ठीक है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। यूपीएससी वैसा नहीं है। आज आपने प्रतिष्ठा IAS का जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, वो लगभग कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी ये कह रहा नहीं 100% करंट अफेयर कवर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है वो, Right, sir. एकदम इम्पॉसिबल है। आप 70 से 80% या 60 से 70% भी करंट अफेयर्स कर लेंगे तो वो भी बहुत पर्याप्त है। ये बाकी एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि एक बाउंडेड सिलेबस है करंट अफेयर्स का, इसमें डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक बताऊं कि ब्राज़ील में साओ पाउलो में एक मेंढक या एक सांप मिला है, ये भी करंट अफेयर्स है। इसका कोई काम है? कोई काम नहीं है। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का आप लीजिए, इस सवाल का प्रीलिम्स में आने का चांस बहुत कम है, लेकिन इस चीज़ को पढ़ने के लिए जो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा या ढूंढने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा है। उस टाइम में आप उन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, या आप वो रिवीजन में कर सकते हो। तो मान लीजिए प्रतिष्ठा IAS में वो ब्राज़ील के सांप के बारे में नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठा IAS में वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन में आ जाएगी। आप वो छोड़ के कुछ और पढ़ना शुरू कर जाओगे तो कोई सेंस नहीं है इस बात की, ठीक है ना। Very good, sir. Very good. फोकस रहिएगा। सर ये आंसर एसएसपी सर ने भी सेम यही बताया था। आपका आंसर और उनका आंसर यहाँ मैच कर गया। उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी एक अच्छी सी किताब को पढ़ लेंगे तो लगभग सब उसमें मिल जाएगा। 10-20% छूटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको कहीं से भी ले लेना है। देखिए प्रीलिम्स में अच्छा एक और चीज़ है, मैं आपको आगे के लिए बता रहा जी हूँ। सर। प्रीलिम्स में कट ऑफ, जैसे मान लीजिए आपने देखा इस साल का जो भी कट ऑफ आएगा, पिछले साल का जो भी कट ऑफ रहा होगा 95 96 जो भी रहेगा, अपने आप को प्रीलिम्स में जब आप तैयारी करें तो 95 96 लाने की मत कीजिए, 110 से 120 का कीजिए। मतलब जो भी कट ऑफ है 20 से 25 नंबर उससे ऊपर रहिए। मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन 4-5 आएंगे जिसमें आपको आंसर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। आप उनके बलबूते पे रहेंगे ना कि वो सही हो गया, यूपीएससी ने दे दिया तो मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं दिया तो मेरा नहीं होगा। वो तभी होगा अगर आप 95 96 का टारगेट करेंगे। तो आप 110 120 का करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 120 अगर आपके आ रहे होंगे और वो सारे गलत हो गए तो 116 115 हो जाएंगे, तो आप डेफिनेटली क्लियर तो कर ही रहे हो। लेकिन 96 का अगर 92 हो गया तो आप तो रेस से ही बाहर हो गए। तो इसीलिए टारगेट जब करें, टेस्ट सीरीज में भी दिए तो 115 से 120 का टारगेट रखें जिससे आप श्योर रहें कि भाई मेरा प्रीलिम्स तो हो ही रहा है, ठीक है ना। वेरी गुड सर, गजब आंसर दिया है आपने, वाकई ये बहुत अच्छा आंसर है। अगला सवाल है गर्मा गर्ग। सर मेरे ये सर सेंट फिडेलिस की स्टूडेंट हैं Okay. और यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगभग कितना महीना हो गया? 7 महीना हो गया जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हमारे दिमाग में टारगेट होता है कि हमें इतना तो अचीव कर लेंगे, और सर जब हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो अंदर ही अंदर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें पता है कि कैपेबिलिटी हमारी बहुत आगे जाने की है, बट सर शर्मा भाई एक फेलियर से हमारा पूरा सर करियर खराब हो जाता है, ठीक है। सर डिमोटिवेट हो जाता है। क्यों करियर खराब हो जाएगा? सर हम सोचते नहीं है ना आगे पास नहीं होगा करियर, किसने कहा करियर खराब हो जाएगा? जो नहीं, कैसे खराब हो जाएगा? यूपीएससी बहुत लोगों ने क्लियर नहीं किया, आज कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ, नाम लेके बता सकता हूँ, लेकिन वो पॉइंट नहीं है। क्यों? आप तो अभी बहुत यंग हो भाई, आप 20 21 ऐसे ही तो हो गए, तो अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? जब स्टार्टिंग में सर फेलियर हो जाता तो फेलियर हो गया स्टार्टिंग में। आपसे पहले मेरा फेलियर हुआ था IIT JEE में, नहीं हुआ ना? जी, जी। कहाँ हुआ IIT JEE में? मैं IIT का स्टूडेंट तो नहीं दिया। सारे इंजीनियरिंग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं IIT JEE तो देते ही देते हैं, या AI-EEE देते हैं, तो नहीं हुआ ना IIT JEE में, तो फेलियर था वो। फेलियर होंगे, आगे होंगे। आपको क्या लग रहा है? आप आज के टाइम पे
चलो मैं बताता हूँ, मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया, ठीक है, रोरावर में आगजनी हो गई 3 महीने पहले, वो भी तो फेलियर है मेरा। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई फेलियर नहीं होगा आपके आगे, आप सर्विस में आ जाओगे, सर्विस के बाद फेलियर नहीं होंगे, होंगे। तो बस फिर सर उससे कैसे निकले सर, दिमाग से खराब हो जाता है एक ये सोच के ही निकलो कि फेलियर कोई ऐसी बात नहीं है, फेलियर होंगे, ठीक है। आप अभी एग्जाम में फेल कर रहे हो, अभी बहुत और बड़ी चीज़ें हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है करना कुल मिला के, ठीक है? फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि फेलियर ना हो। एक आदमी बता दो जो हमेशा सक्सीड किया हो, है? आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। बिल्कुल बैठ जाइए करना, और भी बच्चे हैं। ये सर एक रवीना नायक है हमारे यहाँ से, ये अतरौली हेलो। से हैं। रवीना, बस आ रहा हूँ यार, मैं थोड़ी देर में 5-10 मिनट। जल्दी करो, सर को जाना है फिर। मैं इस साल का PCS दे रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे अभी जैसे मेंस का भी प्री का तो कर ही रही हूँ, लेकिन मेंस का उसके साथ साथ लेकर चलना है मुझे, क्योंकि एकदम से तो नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे बेस्ट मटेरियल क्या लेना है? मटेरियल तो आपको यहाँ से मिल जाएगा सब नहीं, चीज़। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हाँ, और तो आप हिंदी में दे रहे हो मीडियम से हूँ, तो हिंदी? हिंदी मीडियम। यार हिंदी में तो मेरे को नहीं है, बट जो कहते हैं दैनिक जागरण और अमर उजाला अच्छे पेपर्स हैं, उसमें सब कंटेंट है और इंटरनेशनल न्यूज़ भी आती है, लेकिन आप पेपर वैसे पढ़िए, चलिए मटेरियल ठीक है ना? बता देंगे, कोई बात नहीं। पेपर आप पढ़िए, लिखना स्टार्ट कीजिए उसको, आपका मेंस का भी तैयारी होते रहेगा, लेकिन सोच के लिखिएगा, ठीक है ना, कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसको सोच के वो करें। थैंक यू सर। सर एक लास्ट, अच्छा 2 बच्चे और समय मांग रहे हैं, रश्मि फटाफट खड़े हो जाओ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए? ऑप्शनल आपका, आप अब तो शायद पीसीएस में ऑप्शनल रहा नहीं ना, यूपीएससी यूपीएससी में ना, यूपीएससी में ऑप्शनल आपका मेन वो है, आपको उस पर काफ़ी टाइम देना चाहिए, और ये नहीं होगा कि प्रीलिम्स के बाद आप शुरू करोगे तो आपका ऑप्शनल हो जाएगा, वो आपको साल भर डिवोट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप दिन का कम से कम 2 से 3 घंटा आप अलग से इसके लिए निकाल के रखोगे ऑप्शनल के लिए, तो आप धीरे धीरे देखोगे आपको ऑप्शनल में एक्सपर्टीज़ बनती जाएगी, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मटेरियल मत पढ़िएगा, थोड़ा ऑप्शनल के लिए हमें एक लिमिट में पढ़ना होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सेकंड लास्ट वैभव। ये मत सोचिएगा कि पीएचडी और मास्टर्स करना ऑप्शनल में, सिर्फ नंबर लाने हैं, उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। अब तक खड़े हो जाओ, बताओ बेटा। 10th के बाद से कौन सी स्ट्रीम प्रेफर लेनी चाहिए, यूपीएससी या फिर आईएएस के एग्जाम के? पहले तो बोर्ड के लिए लोना है स्ट्रीम, बोर्ड हो गया ना, तो अब क्यों सोच रहे हो किस में? 11th के लिए ना, तो अभी तुम 11th-12th के लिए सोचो ना भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? साइंस के स्टूडेंट लेके आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी, इस कोई प्रेफर्ड स्ट्रीम नहीं है इसमें, कोई आप प्रेफर। अपने इंटरेस्ट को ले सकते हो। आप जब यूपीएससी का स्टेज आएगा तो आप देखोगे ना, अभी 11th-12th से तो किसी का वो नहीं है। टुडे लास्ट स्टूडेंट्स वैभव खड़े हो जाओ। भार्गव बताइए। कौन से स्पोर्ट में हो? हैं? अच्छा है, चलो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? देखो यार, एक टाइम पे तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा, मैं तो ऑलवेज प्रो स्पोर्ट्स हूँ यार, मैं हमेशा स्पोर्ट्स के वो कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि अब यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जो डिमांड करता है, ठीक है, तो आपको एक बार चूज़ करना